हेलो गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका नीट जेई का यूट्यूब चैनल ईफा प्रजापति सर पर। बच्चों, हम वन शॉट पढ़ाने वाले हैं। पहले भी वन शॉट एक हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, पीओसी का, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा वन शॉट है और आप इससे अपने एक एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम आने वाला है, जेई का आने वाला है, 12th का एग्जाम आने वाला है, तो हम हर चैप्टर का वन शॉट बनाएंगे। अगर चैनल पर कोई बंदा नया आया है तो बेटा पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और हाँ, अगर आप इसको रिवीजन के लिए देख रहे हो तो ओके, और ये है कि आपका पर्पस ये है कि नहीं बस काम खत्म एक बार देखेंगे, तो बेटा बेशक से मत देखिए, रिकमेंड करूंगा ना देखें। ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो ही वीडियो देखें, वरना आपको वन शॉट समझ में नहीं आने वाला। जो बच्चा पहली बार आया होगा, मैं तो गारंटी लेता हूं कि उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन जो बच्चा पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुका है, थोड़ी बहुत तैयारी है, तो उसको 101% ये चैप्टर समझ में आने वाला है। और गारंटी इस बात की देता हूं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कर पाओगे। कौन सा? अपना पी ब्लॉक। यहां पर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 13 और ग्रुप 14, दो ग्रुप पढ़ने वाले हैं यहां पर। ठीक है, बाकी के ग्रुप का मैं वन शॉट बाद में बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी, पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तो एक शॉट में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना इम्पॉसिबल है, तो मैं इसको दो शॉट में बनाऊंगा। पहला शॉट ग्रुप 13-14 रहेगा और सेकंड शॉट अपना 15 to 18 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अभी करते हैं पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट का रिवीजन। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ओके, पहला पॉइंट, ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्यों बोला गया? क्यों बोला गया भाई? वाई? क्यों बोला गया इनको ग्रुप 13 एलिमेंट्स? और पी ब्लॉक ही क्यों बोला गया इसको? पी ब्लॉक। बात बहुत सिंपल सी है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सब सेल, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। पी सब सेल में एंटर कर रहा है। और अगर हम बात करें कि वैलेंस सेल कितना रहेगा इनका, वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट वो पी में है, और वैलेंस सेल जो रहेगा वो रहेगा NS और NP। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक के अकॉर्डिंग हमारा वैलेंस सेल रहने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक में कौन सा? ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। तो स्टार्टिंग करते हैं ग्रुप 13 से। पहले लिखेंगे हम एलिमेंट्स नेम। एलिमेंट्स नेम, क्या क्या नेम है बच्चों इन एलिमेंट्स का? नंबर 1 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, क्या क्या नाम है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बच्चों अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए इनका, तो जो बोरोन का एटॉमिक नंबर आप सभी जानते हो 5 है। ट्रिक देखिए, ट्रिक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे। आपको नहीं भी पता, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सीक्वेंस पता है। 8 सम कीजिए, इसमें कितना आएगा भाई? 13। 18 सम कीजिए, इसमें कितना आएगा? 31। फिर से 18 सम कीजिए, कितना आएगा भाई? 49। अब 32 सम कीजिए, कितना आएगा? 2 9 11, 1 और 7 और 1 8, 81। ये अपने एटॉमिक नंबर हो गए, है ना? बहुत सिंपल। अब अगर एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिया, आपको ये भी पता चल गया कि ग्रुप 13 में ये 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ठीक है, बात करते हैं। देखो
सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि इनका नेचर क्या है। बेटा बोरोन जो इसमें रहेगा वो एक नॉन मेटल है, ओके। गैलियम जो हमारे पास में है वो यहाँ पर क्या है, मेटल है, मतलब एल्यूमिनियम से लेकर और थैलियम तक क्या है, सारे के सारे मेटल हैं, ठीक। ये सॉलिड में मिलते हैं, किस में मिलते हैं, सॉलिड नेचर है, ये भी सॉलिड में मिलता है, लेकिन गैलियम अकेला ऐसा है जो लिक्विड में मिलता है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड में रहता है। बोलो बात क्लियर रहेगी। गैलियम आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड में प्रेजेंट होता है और मेटल है, कौन सा, गैलियम। बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर हम बोरोन की बात करें तो बेटा एटॉमिक नंबर कितना था, 5, और इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी EC क्या आएगी, 1s2, 2s2 और 2p1। तो हम कहेंगे कि दिस इज वैलेंस सेल, है ना, कौन सा है, ये है वैलेंस सेल। क्या हो गया वैलेंस सेल भाई, वैलेंस सेल आया अपने पास 2s2, 2p1। अगर बच्चों इसमें आया 2 तो वो एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम में आएगा यहाँ 3s2, 3p1, और गैलियम में क्या आएगा 4s2, 4p1, इंडियम में क्या आएगा 5s2, 5p1, और थैलियम में क्या आएगा 6s2, 6p1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो वैलेंस सेल है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये वाला देखिए एक बार, ये क्या है, ये एक नोबल गैस दिखा रहा है 1s2। नोबल गैस किसका होता है, ये हीलियम का होता है। तो क्या मैं ये लिख दूं कि यहां पर एक नोबल गैस होनी चाहिए, ओके, और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 से NP1 बनेगा, क्लियर। और यहीं से इंडिकेट ये हुआ कि इसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोलो ये बात क्लियर रहेगी। इसी बात से हम कुछ और चीज़ें भी इसकी क्लियर करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंस सेल हो चुका, ठीक है। आगे की हम बात इसमें करेंगे, सेकंड ये हो चुका है। थर्ड क्या, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। बेटा क्या रहने वाला है एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, सेल मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, देखो यहाँ पर देखो, पहले 2 था, उसके बाद 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्या हमको पता है कि ये इस तरीके से सेल बढ़ता है ना। तो ये रहा सेकंड सेल अपना, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। अगर यहाँ से रेडियस चेक की जाए तो ये 2s की, ये 3s की और ये 4s की। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि जैसे नंबर ऑफ n बढ़ा, इंक्रीज हुआ, इफ वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। यस, तो क्या यहां से भी बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। हाँ दिख तो रहा भाई, लेकिन छोटी सी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है अभी डिस्कस करते हैं, वो याद रखनी है आपको, ठीक है। क्या लिखेंगे कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बट नॉट रेगुलरली। लेकिन बच्चों रेगुलरली नहीं है वो। अब क्यों रेगुलरली होगा, क्या अभी बता देता हूं मैं क्या होगा। बोरोन से ज़्यादा होगा गैलियम, गैलियम से ज़्यादा है एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। दिस इज द ऑर्डर। आप कहोगे सर ये होना चाहिए था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम
और थैलियम। हाँ भाई यही होना चाहिए था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम ये आई है प्रॉब्लम ये आई है कि गैलियम का साइज यहाँ आ गया और एल्यूमिनियम का यहाँ चला गया। अब उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 3s2 यहाँ और 3p यहाँ है, और इनके जो बीच में आया बेटा वो आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया 3d10। अब जैसे ये 3d10 आ गया तो हम कहेंगे कि यस 3d10 ये तो थर्ड वाला आ गया, और अगर थर्ड वाला आया तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। बोलो यस और नो? हुआ भाई? 10 इलेक्ट्रॉन आए बीच में, पहले 4s2 था और 4p1, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में है ना, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा, और अगर ज़्यादा लगाएगा तो ये वाला जो सेल है ये अंदर की तरफ, यस और नो, है ना, और अंदर की तरफ है तो जो ये गैलियम का सेल था ये एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि एलियम तो यहाँ है। बोलो बात क्लियर? इसलिए मैंने लिखा कि गैलियम का। अब आप कहोगे सर ऐसे तो यहाँ पर भी था, यहाँ 4d10 आता है, यहाँ 5d10। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ 5th सेल है। दिक्कत ये है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस 3 से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया 5, इतना अट्रैक्शन थोड़ी होगा। सेम 6 वाला, इसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ा। तो आपको याद रखना है दिस इज द एटॉमिक साइज ऑर्डर। बोलो बात क्लियर? यस और नो? यस। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने एटॉमिक साइज निकाल लिया, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको लिखा रहने दीजिए क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें भी काम आएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक, क्या होती है भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी? क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? दिख नहीं रहा था इसलिए हमने नीचे लिखा। क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाए, वैसे तो मुझे पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, और साइज मुझे पता है इसका सबसे ज़्यादा है। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल तो रहता नहीं है। तो क्या करेंगे भाई? तो ये करेंगे कि हम इसमें से तीनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक की जाएगी वो चेक की जाएगी तीनों के सम के, मतलब इन तीनों इलेक्ट्रॉन की सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। पहले इलेक्ट्रॉन की P1 से और S से, दोनों की, इन तीनों इलेक्ट्रॉन को निकलने की जो एनर्जी रहेगी ओवरऑल, उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आई है? ठीक है, देखो बेटा, सबसे हमें पता साइज तो इसका सबसे कम है, तो बोरॉन की एंथैल्पी तो सबसे कम रहे, सबसे ज़्यादा होगी। अब उसके बाद अगर हम इसमें साइज देखें तो गैलियम का ज़्यादा है ना, और अगर यहाँ की बात की जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले, 1d है बेटा, इस वाले में 5d10 तो ठीक है, 4f14 भी होता है और फिर 6s2 होता है। तो यहाँ तक आने के लिए तो इनसे गुजरना पड़ेगा भाई, कि 5d में 10 और 4f में 14, जब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तब तक ये नहीं निकलने वाला। इसका मतलब बोरॉन से थोड़ी सी कम लगेगी थैलियम में, देन उसके बाद लगेगी गैलियम में, उसके बाद लगेगी एल्यूमिनियम और लास्ट लगेगी इंडियम। दिस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी सम ऑफ ऑल IE1, IE2, IE3 एनर्जीज। बात क्लियर हुई? तीनों एनर्जी का सम है, तो मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी को यहां पर कंसीडर किया है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, गैलियम अपना लिक्विड है, तो लिक्विड का तो मेल्टिंग पॉइंट जी सबसे कम होना चाहिए इनमें, बाकी सारे सॉलिड है। तो बेटा होगा क्या, सबसे ज़्यादा कौन है? बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम और लास्ट में आया गैलियम। ठीक, सेम ऐसे ही अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ
तो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल रहेगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और देन थैलियम। क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बोलो बात क्लियर, बोलो बात क्लियर, बात क्लियर, यस। अब हम बात करते हैं आगे इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ध्यान से सुनना उसको भी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए भाई? ये है बोरॉन जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ, ओके, और ये है बेटा थैलियम। आपको दिख रहा है क्या? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब S में 2 और P में 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? क्या स्टेबल है क्या ये कॉन्फ़िगरेशन? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां इनकम्प्लीट फील्ड है। यस, अब होना यह है कि या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आए, तब भी ये फुल स्टेबल नहीं होता, तो और कंप्लीट होना चाहिए कि यहाँ 2 इधर 2 इधर, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इसमें, तब कंप्लीट होगा। या फिर मेरे पास चॉइस ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये एलिमिनेट कर दिए जाएं और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब ये फुल्ली फ्री कर दिया जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन जो बचेगी वो 1:2 नोबल गैस बचेगी, और नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल। तो बताइए कौन सी पॉसिबिलिटी है इसमें? यस, तो हम यही कहेंगे कि हाँ, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं। और बच्चों अगर बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, -3 इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा B+3। इसका मतलब बोरॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यस, क्या सभी की यही रहने वाली है? क्या सर सभी की यही रहने वाली है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसमें से भी निकाल सकते हैं तीनों, लेकिन यहाँ से नहीं निकाल सकते। फिर कैसे नहीं निकाल सकते भाई? क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो P से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ आने के लिए इन 10 से गुजरना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन से गुजरना पड़ेगा, और जब 10 इलेक्ट्रॉन से गुजरना पड़ेगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। हम 10 तो नहीं निकाल सकते भाई, हम 1 ही निकाल सकते हैं, और ये स्टेबल। बात समझ में आई? हम 1 ही निकाल सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। ठीक है, अब क्या होगा? ओके, अब क्या होगा कि ये जो लिख लेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर ये गया तो बेटा +1 ही बनेगा। सेम अगर यहाँ की बात की जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकला तो ये भी क्या बनाएगा? ये भी +1 बनाएगा। क्लियर बात? क्लियर बात? क्या बीमारी है? अरे दूसरा मार्कर ले लो यार, एक डाल के जेब में रखने को नहीं है। अच्छा, नालायक इंसान। ये ले, हाँ, कटिंग करवाएगा ही। यार दूसरा मार्कर ले लो, दूसरा मार्कर ले लो, जेब में रखने को दे दे। ओके ठीक है, ले लो। तो ठीक है भाई। अब क्या होगा यहाँ पर? देखो, जब हमने ये देख लिया कि +1 आ रहा है नीचे, ठीक है, क्या आ रहा है? +1। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने बोरॉन लिया था, ये रहा बोरॉन, क्या आया इसमें? +3, और थैलियम जो लिया उसमें क्या आया? +1। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल B में और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम में? ये कह सकता हूँ। और अगर ऐसा कहा तो हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी जो रहेगी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बोलो ये बात क्लियर रहेगी? बात यस और नो? हाँ, ये बात क्लियर है। तो अगर मैं ये पूछूं तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितने दिखाएंगे बोरॉन फैमिली? टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन बोरॉन फैमिली वो दिखाएगी बच्चों +3 और +1। क्लियर है बात? +3 और +1। स्टेबिलिटी हम लोगों ने पता कर लिए हैं यहाँ पर, है ना। अब क्या क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन सुनो, अगर मेरे पास लिख दिया जाए BCl3,
AlCl3, GaCl3, InCl3 और TlCl3। आपसे पूछा जाएगा विच वन इज लीस्ट स्टेबल, कौन सा लीस्ट स्टेबल। पहला क्वेश्चन बच्चों, लीस्ट स्टेबल कौन भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 +3 +3 +3, दिस इज लीस्ट स्टेबल। यस, क्योंकि तो +1 बनाता है। और अगर ये +3 है और ये बोरॉन +3 है, तो दोनों में से अगर ये पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कौन सा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो बच्चों कौन सा होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है कि कोई दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचे। मतलब ये जो थैलियम है +3 बनता ही नहीं है, अगर ये +1 बनाएगा तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ti+1 बना। मतलब यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो दूसरे जहाँ से लिए, मान लो मैंने कहा सोडियम से लिए थे इसने, ठीक है, इस सोडियम से Na से, तो Na Mg लगा लो, Mg से लिए थे, तो ये तो Mg2+ बन गया ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो गया। हम कहेंगे दिस इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये तो +3 में ही स्टेबल है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात समझ में आई, यस और नो, कंसेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मेटालिक कैरेक्टर। जैसा कि पहले बताया मैंने कि बोरॉन जो होगा वो कैसा है, नॉन मेटल। तो बच्चों मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना, क्योंकि बोरॉन तो नॉन मेटल है, इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप। क्लियर। चलो ये थी बच्चों बोरॉन फैमिली की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन, पहले बोरॉन की बात करते हैं, हम कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोरॉन जो होता है बच्चों वो पहले पॉइंट अक्रेंस लेते हैं, इसका अक्रेंस कि बोरॉन हमें कहाँ कहाँ मिलता है। नंबर 1, सबसे पहले बोरॉन मिलता है मुझे बोरैक्स, ओके, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। एग्जामिनर, मोस्ट चांसेस है कि एग्जामिनर बोरैक्स से क्वेश्चन फिट करे, ठीक है, बोरैक्स। नंबर 2 है कॉलमनाइट। कॉलमनाइट, इसका फॉर्मूला B6O11 × 5H2O। तीसरा है कैनलाइट, दिस इज Na2B4O7 4H2O, and fourth one is boric acid. बच्चों these are most important compound of boron। बात समझ में आई है, यस और नो, कंपाउंड्स हैं किसके, बोरॉन्स के। क्लियर, वेरी गुड। ध्यान से देखिए, अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये हम 1 by 1 हम इनकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ये बोरैक्स क्या है भाई, बोरैक्स, ठीक है। ये बोरैक्स क्या है, सबसे पहले हम इसी को लेते हैं भाई, बोरैक्स। ओके, क्या है बोरैक्स। बोरैक्स जो फॉर्मूला था लिखा क्या हमने, Na2B4O7 × 10H2O। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये डेकाहाइड्रेट है, क्योंकि भाई इसमें कितने वाटर हैं, 10। दूसरा, इसका सेकंड नाम भी है बेटा ऑल्सो नॉन बाई नेम
कौन सा? सुहागा, इसको सुहागा भी बोलते हैं। ओके, सेम 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट बेटा, अगर मैंने इसमें Na2B4O7 को 5H2O किया, इसका नाम बेटा ज्वेलर्स बोरॉन। क्या नाम है? ज्वेलर्स बोरॉन। क्लियर बात? डेकाहाइड्रेट है, सुहागा इसका नाम है, ज्वेलर्स बोरॉन भी इसको हम बोलते हैं। ओके, अब देखना यह है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, PYQ है। कैसे बनता है बच्चों? बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां बीच में फिट, इधर OH, इधर OH, इधर OH, इधर OH बेटा, और यहां रहता है इसमें 2Na इंटू 8H2O। ठीक है, तो क्वेश्चन सुनिए क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि नंबर ऑफ BOB बॉन्ड, कितना BOB बॉन्ड है बेटा? एक, देखिए कितना, 1 2 3 4 और ये 5, आंसर है 5। नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने बच्चों? 4, 1 2 3 4। टाइप ऑफ बोरॉन कितने? 2। कैसे? दिस बोरॉन sp2, दिस बोरॉन sp2, दिस आर sp3, दिस आर sp3। 2 बोरॉन है, मतलब 2 sp2 टाइप के और 2 sp3 टाइप के। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन एटम कितने? दीज आर 17, याद रखना है। तो इससे क्या बनते हैं? कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बोरेक्स से। क्या ये आपको क्लियर रहेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। मैं इससे बोरोन को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं, कैसे करना अभी देखेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन कैसे करेंगे? हमने लिया Na2B4O7H2O, 10H2O है ना। ठीक है बच्चों, मैंने इसको हीट किया, क्या बना मेरे पास? Na2B4O7। इसको मैंने कर दिया हाइड्रोलिसिस Na2B4O7 किसमें? HCl में। क्या बन गया? H3BO3 प्लस में 2NaCl यहां से बाहर। ओके, अब जो ये बोरिक एसिड बना H3BO3 बेटा, इसको मैंने फर्दर हीट किया और ये क्या बना? B2O3। और इस B2O3 में मैंने क्या डाला है? Mg डाला। ठीक है, और क्या बनेगा? ये 2 बोरॉन और प्लस में 3Mg डालेंगे, 3MgO। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए क्या क्या ऐड किया गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे हम बोरॉन भी यहां से एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, और क्या क्या कर सकते हैं भाई? और क्या क्या कर सकते हैं इस बोरिक एसिड से? देखो, अगर मेरे पास ये रहा बोरिक एसिड Na2B4O7 10H2O, ठीक। अगर मैंने इसको हीटिंग किया तो ये बना Na2B4O7, यहां से वाटर एलिमिनेट, फर्दर हीट किया NaBO2, दिस इज सोडियम बोरेट। क्या नाम है? सोडियम बोरेट। फर्दर हीट किया, दिस इज Na2 क्या बनेगा? B2O3, दिस इज बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड। अब ये बोरेक्स बीड जो है ये हमारे काम का है। कैसे? बोरेक्स बीड गिव्स कलर
विद मेटल। और कैसे कलर देगा बच्चों? देखो सपोज करो यहां मैंने मेटल लिया कोई और यहां लगा दिया मैंने B2O3, इसके साथ मैंने इसको हीट किया तो यहां एक कंपाउंड बनेगा MbO2 की ट्वाइस, दिस इज मेटल बोरेट। और ये जो मेटल बोरेट है ये कलर्ड देगा, मतलब ये कलर का बनेगा तो कलर्ड होगा। अब क्या क्या मेटल हो सकता है? यहां जो M होगा वो मेरे भाई क्या क्या हो सकता है? क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। ठीक है। कलर कैसे पहचानोगे इनका? देखो इसका कलर है ग्रीन, इसका भी कलर ग्रीन आएगा और इसका कलर आएगा ब्लू, ये कलर देगा ब्राउन और ये कलर देगा फिर से ब्लू। बात कलर है, बात क्लियर? जी बी ब्राउन बी मतलब ब्लू ब्राउन बी। क्लियर है बात? ऐसे अपने को याद रखना है कि अगर मैंने मेटल क्रोमियम रखा तो कलर कौन सा आया? ग्रीन। कोबाल्ट रख दिया यहां पर तो कलर आएगा ब्लू। तो इस टाइप से ये हमें क्या देगा भाई? ये हमें देगा कलर। बोलो यहां तक क्लियर है बात? ठीक। ये था बोरेक्स बीड टेस्ट। क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू बोरेक्स बीड कॉपर गिव्स कलर कौन सा? ब्लू। आयरन गिव्स कलर ग्रीन, निकिल गिव्स कलर ब्राउन। इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है। बोलो बात क्लियर रहेगी? यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बोरिक एसिड की। अच्छा पहले इसमें थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि ये जो बोरेक्स आया है तो इसके यूजेस क्या क्या भाई? ठीक है, तो बोरेक्स के कुछ यूजेस की हम बात कर लेते हैं। तो बोरेक्स जो यूज होता है, यूजेस ऑफ बोरेक्स कहाँ कहाँ होता है भाई? नंबर 1 ग्लेज, पोट्री ऑफ ग्लेज, पोट्री। क्या स्पेलिंग है भाई पोट्री की? ग्लेज ऑफ पोट्री, ग्लेज ऑफ पोट्री, इनेमल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इन एज मेडिसिन्स, मेडिसिनल, क्या? एंटीसेप्टिक, इन सोप इंडस्ट्री। ओके, ये 2 इसके क्या है भाई? यूज है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, ओके। तो बोरिक एसिड H3BO3, दीज आर बोरिक एसिड। बच्चों सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो ये बोरिक एसिड है कि ये एसिड किसकी वजह से है? क्या ये H+ की वजह से एसिड है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से एसिड है? आपको ये समझना पड़ेगा। बच्चों H+ की वजह से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट H अटैच नहीं है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहेंगे दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से है। तो ये दिस इज लेविस एसिड। कौन सा एसिड होगा ये? लेविस होगा, है ना। अब बात क्या करेंगे, क्या ये एंड पॉइंट जो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक, पहले ये देखेंगे। दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड। कैसा एसिड है? वीक एसिड, ठीक है। और क्या बात करेंगे, अगर ये NaOH से टाइट्रेट किया जाए, NaOH विद NaOH प्लस बोरिक एसिड, तो क्या ये शार्प एंड पॉइंट देगा? शार्प एंड पॉइंट नहीं भाई, क्योंकि ये वीक एसिड है ना, तो ये शार्प एंड पॉइंट नहीं देगा।
तो इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए एनहेंस एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या डालेंगे इसमें, डायोल। और कौन सा डायोल, सिस डायोल डालेंगे। ध्यान रखना है, ट्रांस नहीं डालना है, सिस डायोल डालना है। अब वो चाहे इथेन डायोल हो सकता है, इथाइलिन डायोल जिसको हम बोलते हैं, इथाइलिन डायोल, ओके, या फिर ग्लूकोज हो सकता है, ओके, कोई शुगर हो सकता है ये, लेकिन होना क्या चाहिए, सिस होना चाहिए। ये क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, और एसिडिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो इसका शार्प एंड पॉइंट आ जाएगा। बोलो बात क्लियर रहेगी? यस। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या होगा। हमने H3BO3 को हीट किया, ठीक है, क्या बनेगा भाई, HBO2 बनेगा, ठीक। बोरेट है, क्या है, बोरेट, ओके। और अगर फर्दर हीट किया तो H2B4O7, दिस इज टेट्राबोरेट। और अगर फर्दर हीट किया तो बनेगा B2O3, फिर से वही ग्लाइसिमास बोरेक्स बीट। इसका यूज है एक बच्चों, क्या यूज है कि अगर B2O3, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा बोरेक्स बीट टेस्ट भी देता है। दूसरा क्या है, अगर मैंने इसको H2O2 के साथ NaOH में मिक्स कर दिया तो ये बनाएगा परऑक्सीबोरेट। क्या बनाएगा, परऑक्सीबोरेट। और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, BOOB, दिस इज OOH, दिस इज OOH, ठीक है। काम कहाँ था भाई, ये जरूर आ सकता है, ठीक है। वाइटनर इन डिटर्जेंट में वाइटनर के लिए ये यूज किया जाता है, जिसका नाम परऑक्सीबोरेट है। बोलो बात क्लियर, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, चलता रहना चाहिए भाई, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट से, ओके। देखो अब बात करते हैं इसके दूसरे और कंपाउंड की, जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसका, कंपाउंड ऑफ बोरॉन। क्या नाम है बेटा उसका, उसका नाम है B2H6, दिस इज डाइबोरेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डाइबोरेन। और डाइबोरेन से क्वेश्चन जेई वाले लिख लो बेटा, अभी लिख लो, जेई में 100% क्वेश्चन आने वाला है डाइबोरेन से इस बार 2026 में। अभी बता रहा हूं, जनवरी में लिख लेना बेशक से। कैसे क्वेश्चन आएगा, पहले देखते हैं फॉर्मेशन क्या है इसका, कि भाई फॉर्मेशन हुआ कैसे। भाई बहुत सिंपल सी बात है, BH3 2 यूनिट लो, क्या बनेगा, BH3 की ट्वाइस, देन क्या बन जाएगा, B2H6। ये लो, आओ सिंपल है, बन सकता है ना B2H6, बिल्कुल बन सकता है। और कैसे बना सकते हैं भाई इसको, और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, हायर बोरेन से भी बना सकते हैं, हायर बोरेन्स होगा उसको तोड़कर बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं भाई। और कैसे बना सकते हैं हम इसको Mg3B2 प्लस HCl डाल के भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा भाई, 3MgCl2 प्लस B2H6, ये लो, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। बात यह है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, यही तो है, यही तो क्वेश्चन आएगा भाई, यही आएगा क्वेश्चन, क्या कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे और क्या क्वेश्चन B2H6 से बनने वाला। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये है BH3, सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, और ये है B2H6, ओके भाई। BH3 ये होता है
आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बोरॉन की आयोडाइजेशन sp2 और sp2 है तो ज्योमेट्री जो रहेगी वो प्लेनर होगी। ठीक, तो ये रहा प्लेनर, एंगल कितना 120। ठीक, B2H6 क्या होता है, ध्यान से सुनो कैसे बनेगा। ये रहा एक B, ये रहा H, ये रहा H और एक H ये रहा, और ये रहा एक वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि sp2 है ये तो एक P खाली है। सेम एक बोरॉन ये रहा, ये वैकेंट, ये H, ये H और ये भी H। अब होगा क्या, B2H6 बनाना मुझे, तो ये भी sp2 है और ये भी sp2। ठीक भाई, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, क्या होना चाहिए, ये सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल, सिग्मा। क्या सिंगल बॉन्ड, बेटा सिंगल बॉन्ड क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड रोटेशन करता है, ऐसे घूमता वो तो, और घूमेगा तो एक फील्ड जनरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, है ना, पर यहाँ नहीं है, तो क्या करेगा वो, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे करेगा, तो ये भी तो घूमकर ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा भाई। या सुन लो भाई, इसके पास पैसे हैं, है ना, क्या है इसके पास, पैसे, और इसके पास कुछ नहीं है, तो पैसे वाला जिसके पास कुछ नहीं है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। चलो सेम ये भी अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्शन ऐसे होगा तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये दोनों H ऐसे, ये H और ये भी H, और ये अट्रैक्शन रहा था तो मैंने सिंपल बॉन्डिंग की, और सेम ऐसे ही इसमें क्या रहा था, अट्रैक्शन था ऐसे, और यहाँ पर ये बॉन्डिंग। बच्चों ध्यान रखना, दिस इज ओनली अट्रैक्शन। क्या चीज़ है, अट्रैक्शन, ये भी क्या है, अट्रैक्शन। लेकिन जब ये B2H6 बन जाएगा अट्रैक्शन, तो हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते कि भाई कौन सा अट्रैक्शन है, क्योंकि ये भी बॉन्ड है, तो हम कहेंगे दिस इज डायरेक्टली बॉन्ड। बोलो बात क्लियर है, हो गया। अब इसमें और एक BH3 में डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट बेटा, ये sp2 था ना, क्या ये sp2 दिख रहा आप, नहीं sp2 नहीं है, क्या है 1 सिग्मा, दूसरा तीसरा चौथा 4 सिग्मा, इसका मतलब sp3 बन गया, और ये भी sp3 बन गया। पहला डिफरेंस क्लियर, मतलब sp2 से क्या बन गया, sp3। दूसरा क्या भाई, इसमें कुछ नहीं है, 120 एंगल, बस बात खत्म। लेकिन इसमें यहां से और यहां तक दो सेंटर तो ये हैं, एक ये बोरॉन, एक ये बोरॉन। अब इन दोनों सेंटर को जोड़ने वाला कौन सा है, कौन सा भाई, हाँ बिल्कुल ये हाइड्रोजन है ना। तो हम कहेंगे कि यहां से ये एक ब्रिज बन रहा है ऐसे, तो एक ब्रिज फिर से नीचे से भी बनेगा, ऐसे बनेगा। तो टोटल ब्रिज कितने, ब्रिज कितने भाई, ब्रिज है 2, और हम कह देंगे इसको ब्रिज बॉन्डिंग। क्या कह देंगे, ब्रिज बॉन्डिंग। कितनी है वो है 2। अब इस ब्रिज बॉन्डिंग में कितने सेंटर है, कितने इलेक्ट्रॉन, बेटा 1 2 3 तो सेंटर हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस 2 बॉन्ड में, हमने कहा ये तो अट्रैक्शन था, तो इलेक्ट्रॉन तो केवल 2 ही हो गए ना, क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेम इसमें भी क्लियर है, चलो ये तो क्लियर होगा। अब टर्मिनल BH बॉन्ड कितने, ब्रिज जो बॉन्ड है बेटा वो किसका है, BH का, पहला पॉइंट। दूसरा टर्मिनल बॉन्ड कितने हैं, टर्मिनल BH बॉन्ड कितने हैं, वो है 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। और इनमें टर्मिनल जो सेंटर इलेक्ट्रॉन कितने, ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है टर्मिनल का, क्लियर भाई। 1 2 2 सेंटर, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बात क्लियर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसमें हम थोड़ी सी बात और करते हैं, क्या कि बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बेटा, एक तो लेंथ ये है ब्रिजिंग की, ठीक है, हमने कह दिया ये A है, और एक लेंथ ये है B वाली। अब आप बताइए ब्रिज की लेंथ ज़्यादा होगी या फिर ये वाली टर्मिनल वाली,
सिंपल सी बात है ब्रिज की, क्योंकि भाई ये तो फिक्स है, ये तो खिंच के बनाना है ऐसे ही, अटैक यहां से खिंचा है, ऐसे ऐसे खिंचा है, तो हम कहेंगे जो बॉन्ड लेंथ होगी किसकी ज्यादा होगी, वो ब्रिज की ज्यादा होगी। किससे, टर्मिनल से। मतलब BHB की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है BH से। ये भी बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें है थीटा, यहां पर θ1 और ये है θ2। मतलब ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। बताइए ब्रिज बनाने के लिए एंगल ज्यादा चाहिए या कम, कम चाहिए, तो ये थीटा क्या हो, ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि जो आउटर थीटा है, आउटर एंगल, वो ज्यादा होगा किससे, इंटरनल से। बोलो ये बात क्लियर रहेगी, यस और नो। यही पॉइंट तो है जो एग्जाम में आते हैं भाई, यही है और दूसरे नहीं है। पूछा जाएगा ब्रिज कितने, टर्मिनल कितना, थीटा, लेंथ, यही सारे पॉइंट आते हैं। क्लियर रहेगी बात, ओके। नेक्स्ट चलो, ये हो गया अपना B2H6, ओके। अब इसकी रिएक्टिविटी, यही बात करेंगे रिएक्टिविटी के बारे में भी। चलो कोई नहीं, दोबारा बनाते हैं इसको। देखो H ये बोरॉन था, ये इधर इधर, ठीक है, ओके। रिएक्टिविटी बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ B2H6, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा, ये दो टाइप्स होगा, R2 टाइप्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाने वाला हूं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, मजा आएगा भाई, ध्यान रखना। देखो कैसे, एक तो ये हो सकता है कि ये इस तरीके से टूट जाए, और अगर ऐसे टूटेगा तो बेटा ये BH3 अलग, वो BH3 अलग, मतलब 2 BH3, है ना। तो अब ये सिमेट्रिकल टूटा, कैसे टूटा ये, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल तोड़ने के लिए रिएजेंट कौन सा होना चाहिए, रिएजेंट होना चाहिए या तो CO या H नेगेटिव या NR3, ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि ये इस तरीके से टूटे, तो ये क्या टूटा भाई, ये टूटा अनसिमेट्रिकल। उसमें क्या बनेगा भाई, उसमें बनेगा ये, एक तो बनेगा BH2+ और एक बनेगा BH4 नेगेटिव। तो अब रिएक्शन होगी कैसे, देखो अगर मैंने लिखा B2H6 और प्लस CO, आपसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, आप आंसर दोगे यस सर सिमेट्रिकल में है, तो सिमेट्रिकल टूटेगा 2 BH3 और साथ में यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा CO, ये लो आंसर। सेम अगर वो ये कहे कि B2H6 है, अच्छा इसके कौन कौन से वो हैं रिएजेंट जो इसको अनसिमेट्रिकल तोड़ेंगे, नाइट्रोजन वाले, जैसे NH3, NH2R और NHR2, बस ये 3 रिएजेंट है जो इसको अनसिमेट्रिकल तोड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये NH3 है, ठीक है बच्चों। नेगेटिव में तो कोई इफेक्ट नहीं है, क्या आएगा BH2 NH3 और इधर क्या जाएगा BH4 नेगेटिव। बोलो बात क्लियर। तो इस टाइप से ये टूट जाएगा, तो ये अपने पास में एक और प्रोडक्ट आ गया। तो आपको दोनों क्लियर हुआ कि कब सिमेट्रिकल कब अनसिमेट्रिकल, तो ये इसकी रिएक्टिविटी रहेगी। क्लियर, सबको क्लियर हो गया, ठीक है, मजा आया ना, यस। क्या है भाई, नेक्स्ट करते हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑफ बोरॉन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी हुई तो क्या होगा, बोरॉन है प्लस में ऑक्सीजन है, क्या बनेगा भाई B2O3 बनेगा, 3/2O कर लो, ये लो ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया ऑक्साइड। नेक्स्ट, अगर बोरॉन को मैंने रिएक्शन कराया H2O के साथ, भाई नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन, बोरॉन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता।
इसको अगर कोल्ड वाटर में डाला जाए तो भी रिएक्शन नहीं, हॉट वाटर में डाला जाए तो भी रिएक्शन नहीं। तो क्या वाटर से कभी रिएक्शन नहीं देने वाला? देगा भाई। कब देगा रिएक्शन? जब मैं इसको रेड हॉट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रेड हॉट प्लस H2O। क्या बनेगा? वही B2O3 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर। यही बना। बोला बात क्लियर? मतलब बोरोन को रेड हॉट कर देंगे तब देगा रिएक्शन, वरना रिएक्शन नहीं देने वाला है। क्लियर रहेंगे बातें? गुड। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने बोरोन को रिएक्शन कराया किससे? ऑक्सीडाइजिंग एसिड से। ऑक्सीडाइजिंग एसिड तो भाई बोरिक एसिड बनेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना, ट्रिक से है। कैसे? बोरोन प्लस H2SO4 होगा, क्या बनेगा? B2O3 बनेगा, प्लस में SO2 गैस निकलेगी और प्लस में वाटर जाएगा। बात खत्म। बैलेंसिंग कोई नहीं पूछने वाला आपसे, कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस पूछेगा कि बोरोन को H2SO4 में डाला गया तो बताइए क्या बना। आप कहोगे बोरिक एसिड, बस सेम। बोरोन को अगर HNO3 में डाला जाए तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो भी B2O3। ये लो आंसर, यहां से NO2 गैस बाहर। क्लियर? नेक्स्ट, अगर बोरोन को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया जाए तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, Mg3B2 बनता है। अगर बोरोन को कार्बन के साथ ट्रीट किया जाए तो B4C बनता है। अगर बोरोन को नाइट्रोजन के साथ ट्रीट किया जाए तो Bn कंपाउंड बनता है। क्लियर है? तो ये सारी रिएक्शंस देता है कौन? बोरोन्स देता है। ठीक है? क्या ये बात आपको समझ में आई बोरोन की? है ना? बोरोन मस्ट है, बोरोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने लिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम ये बात कर रहे हैं कि और कुछ तो नहीं रह गया भाई इसमें, बोरोन के डाइबोरेन हो गया रिडक्शन, हाँ प्रिपरेशन रह गया बोरोन का थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं अभी। और ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बोरोन, और बोरोन को और कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखो प्रिपरेशन ऑफ बोरोन, पहला भाई बाय रिडक्शन ऑफ BBr3, H2 डालोगे इसमें और क्या डालोगे? इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में क्या बनेगा? रिडक्शन कर दो, रिडक्शन क्या बनेगा? रिडक्शन करेंगे, 2 बोरोन बाहर, प्लस में 6HBr, मतलब ये 3H2 2 ले लो। बैलेंस की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको। सेम ऐसे ही अगर मैंने Bi3 लिया, ये वेपर फॉर्म में, ये वेपर फॉर्म में लेंगे बच्चों, वेपर। ओके, अगर मैंने Bi3 लिया, इसको भी रिडक्शन करो, इसका भी H2 3H2 के साथ, लेकिन यहाँ टेंटेलम फिलामेंट लेंगे, ध्यान रखना है, टेंटालम फिलामेंट। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा अपने पास में, क्या बनेगा भाई? बोरोन बनेगा और प्लस में 3Hi। क्लियर है बात? ओके, बोरेन से भी बना सकते हैं, बोरेन B2S6, हाई टेम्परेचर पर हीट कर दो, क्या बनेगा? 2 बोरोन बाहर और प्लस में 3H2 ये बाहर। तो बोरोन तो हो गया अपना कंप्लीट। अब बात करेंगे हम किसकी? एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, बोरोन में कोई दिक्कत आई हो तो भाई मैसेज कर दो, कमेंट लिख दो, जो भी आपको दिक्कत आई हो, आपको लगता हो सर ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुछ भी लगता हो आप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। कहाँ है एल्यूमिनियम? ये रहा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे पहला पॉइंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। कहां पर? इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ओके, तो इसके बारे में हम बात अगर करें तो डायरेक्ट रिएक्टिविटी की बात करेंगे पहले। रिएक्टिविटी, ठीक है, कैसे?
एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। ओके, और क्या बनाएगा? Al2O3। लेकिन एक बात है, ये रिएक्शन तो करेगा, एक ऑक्साइड लेयर भी बनेगी, और ये जो लेयर बनेगी बेटा, ये करेगी इसका फर्दर प्रोटेक्शन, फर्दर अटैक प्रोटेक्शन। मतलब एक बार अगर ऑक्साइड की लेयर बन गई तो दोबारा किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं होगा, तभी तो एल्यूमिनियम इतने काम में आता है। ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम को ट्रीट करा देता हूँ किसके साथ? HNO3 के साथ। ध्यान से सुनना भाई, Al2O3 बनेगा। अगर मैं एल्यूमिनियम को ट्रीट करा देता हूँ H2SO4 के साथ तो बनेगा Al2SO4 की थ्राइस। ठीक, बात क्लियर? इसके छोटे छोटे कुछ कंपाउंड हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी लेनी है। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे हम। देखो कैसे। सबसे पहले हमने देखा क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा Al2O3। भाई Al2 जो O3 है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोरेंडम इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम है कोरेंडम Al2O3 का। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 2050 डिग्री सेल्सियस, और जो इसका बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो होता है 2980 डिग्री सेल्सियस। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज़ एज रिफ्रैक्टरी इन इंडस्ट्री। रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है, सेकंड यूज़ क्या है इसका? सेकंड यूज़ है बेटा कि सेपरेशन, मिक्सचर सेपरेशन इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में मैंने कल ही वन शॉट बनाया है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में हम एडजॉर्बेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। बात याद रहेगी? ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। बेटा प्रॉपर्टी और क्या है? एसिड भी है और बेस भी है, दोनों। इसका मतलब एम्फोटेरिक है। ये कैसा है? ये एम्फोटेरिक नेचर का। क्लियर? ये आपको याद रखना है, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं आता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? इसका दूसरा कंपाउंड है AlO3। ठीक है, और आर्टिफिशियल जेम्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। क्या बनाने में? आर्टिफिशियल जेम्स बनाने में भी इसका यूज़ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों AlCl3। क्या है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स। पहले बात करते हैं प्रिपरेशन। बहुत सिंपल। कैसे? एल्यूमिनियम को HCl के साथ ट्रीट कीजिए, AlCl3 बनेगा, और प्लस में H2 गैस बाहर, ये लो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है भाई? पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज डीलिक्विसेंट नेचर। ये ध्यान रखना, डीलिक्विसेंट नेचर मतलब क्या है कि अगर इसको वाटर के वेपर दिखे, वाटर के इसको वेपर अगर दिखे तो अपनी सरफेस पर, मान लो ये है और ये भरा, वाटर के वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा ऐसे, जैसे डीलिक्विसेंट नेचर। ठीक है, दूसरा क्या है? इट इज डाइमर। इट फॉर्म डाइमर इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इन वेपर फॉर्म में डाइमर बना लेता है। ओके, तीसरा पॉइंट, यूज्ड इन फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है। अब जो ये वेपर बनाया, ये पॉइंट अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वेपर जो फॉर्म बनाया तो उसमें प्रॉपर्टी क्या, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई। कैसे? देखो, हमने बोला डाइमर बनाया। क्या बनाया है? डाइमर बनाया। देखो
भाई ये रहा AlCl3। अगर मैं देखूँ हाइब्रिडाइजेशन तो फिर से sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड हैं, ये लो sp2। डाइमर बनाएगा ये, फिर से वही बात करते हैं हम, यहाँ क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर वेकेंट, इधर एल्युमिनियम, इधर क्लोरीन, इधर वेकेंट, इधर क्लोरीन। बेटा ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन। इस बार इनके पास लॉन पेयर है और ये लॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, ये यहाँ डोनेट करेगा, तो बनेगा क्या? AlCl, Cl, इधर भी Cl, इधर Cl। फिर से वही बात सारी वो जो हमने B2H6 में की थी। कैसे? यहाँ बच्चों कितने ब्रिज बने हैं? 2 बने हैं, लेकिन एट ब्रिज ये तो मुझे पता 3 सेंटर है, 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो पार्टिसिपेट हो गए, 2 तो यहाँ पर हैं, 2 इधर हो गए, तो कितने हो गए? 4। बाकी प्रॉपर्टी सेम है। कैसे? कि अगर मैं बात करूं कि बॉन्ड लेंथ ये है A और ये है B, तो बॉन्ड जो लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ वो A ज़्यादा है B से। एंगल की अगर हम बात करें, एंगल ये θ1, ये θ2, तो वो θ2 ज़्यादा होगा किससे? θ1 से। ठीक है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं टर्मिनल में? टर्मिनल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन है। बोलो ये बात क्लियर? बात क्लियर? यस और नो? यस। ये लेविस एसिड भी है। कैसा? ये लेविस एसिड। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या। डाई और परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज होता है। क्या बनाने में? डाई और परफ्यूम। ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा अलम, ALUM, अलम। क्या होता है भाई अलम? अलम होगा K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस और 24H2O। बेटा ये ध्यान रखना है, मेटल यहां हमेशा मोनोवैलेंट एटम मेटल और यहां हमेशा ट्राइवेलेंट मेटल होगा। ठीक है। ये एक डबल सॉल्ट है। ओके। अगर हमने इसको वाटर में ऐड किया, एडिशन ऑफ वाटर डाला, तो लॉस देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को खो देगा। ठीक है। यूजेस देखिए क्या क्या है यूजेस। पहला पॉइंट इन कोगुलेशन में। दूसरा मेडिसिनल एज एंटीसेप्टिक। तीसरा टैनिंग ऑफ लेदर। चौथा पॉइंट टैनिंग ऑफ लेदर है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफायर किसको? H2O को। तो ये कुछ पॉइंट है जो अलम दिखाता, मतलब ये कुछ यूजेस है जिसमें हम अलम का यूज करते हैं। बोलो बात क्लियर रहेगी? यस और नो? तो बेटा यहां तक अपना ग्रुप 13 क्लियर हुआ। कौन सा ग्रुप हुआ क्लियर? 13। अब बात करते हैं हम किसके? ग्रुप 14 की। ठीक है।